हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कॉमर्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स के। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कॉमर्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790 690 1757। ठीक है, मैसेजेस कर सकते हैं और आप नोट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं मैराथन भी कराऊंगी, कल ही करा देती, पर पता है आप जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट उन्हें पता है कल क्यों नहीं हो पाई क्लास। ये क्या हो गया? चलो ठीक है, नंबर तो मैंने लिख दिया 790 690 1757, याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के वेरी शॉर्ट 2024 में जो पूछे गए, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिकल तरीके से पूछे जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वन वर्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिलअप भी कम ही पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन इतना ज्यादा नहीं आता इसमें। इस तरीके के पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी डेफिनेशन बेस्ड पूछ लेगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं आते जैसे कंटेम्प्रेरी में या फिर फिलॉसफी में, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। तो पहला क्वेश्चन है, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग, यानी वाणिज्य शिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो कॉमर्स क्यों ली जाती है भाई, कॉमर्स क्यों पढ़ाई जाती है? जिससे कि बिजनेस की समझ हो जाए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज की समझ हो जाए, और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। कोई भी आर्थिक समस्या और उनके संसाधनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, खुद का बिजनेस कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी अपना खुद का काम कर सकें, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी A to Z बिजनेस हो सकता है। और जिससे कि आपके अंदर वैल्यूज डेवलप हो, जैसे ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, टीम वर्क है, इन ट्रेड प्रैक्टिस। देखो किसी भी बिजनेस के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब मानो आप छोटी भी दुकान खोल रहे हैं, दुकान हो चाहे बड़े लेवल का कोई काम हो, बड़े लेवल का कोई व्यापार हो, तो उसके लिए आपके अंदर ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चालाकी ज्यादा दिखाएंगे, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ ऑनेस्टी आपको करनी पड़ती है, नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपका सारा जितना भी ट्रेड है, जितना भी व्यापार है, वो चौपट हो जाएगा। तो पंक्चुअलिटी भी चाहिए। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि आपको 7 बजे अपना काम ओपन करना ही है। जैसे कोई भी आपकी शॉप है, कोई शोरूम है, कोई भी कुछ भी बड़े लेवल पे भी काम हो सकता है, तो 7 बजे 8 बजे आपको अपनी शॉप ओपन करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं है कि आज 10 बजे हो रही है, कल 12 बजे हो रही है, तो इस तरीके से आपका सारा रूटीन खराब हो जाएगा। तो ये 4 उद्देश्य हैं कॉमर्स टीचिंग के। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या होता है? तो देखो आपने टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में माइक्रो टीचिंग पढ़ के आप गए होंगे, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर ये स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन, यानी उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन यानी अपने जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं ना क्लास में, तो एक जगह खड़े होकर अगर पढ़ाएंगे तो बच्चों को बोरियत आ जाएगी, यानी अपने हाव भाव, अपने गेस्चर्स को चेंज करना। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी स्वर में परिवर्तन, कभी हम तेज बोल रहे हैं तो कभी हम धीमा बोल रहे हैं, गेस्चर्स चेंज करना। कभी हम हाथों को इस तरीके से मूवमेंट के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी बोर्ड के साइड में जाके खड़े हो गए, कभी क्लास के बीच में राउंड लगा लिया। फेशियल एक्सप्रेशन, कभी हम गुस्से में मतलब स्ट्रिक्ट हैं बिल्कुल, कभी हमने स्माइली फेस दे दिया, कभी हंस रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब चेंज करते रहना, जिससे कि मोनोटोनी जो है वो ब्रेक हो जाए, यानी बच्चे बोर ना हो, बोरियत ना आए उन्हें। चेंज इन पोजीशन और मूवमेंट, यानी स्थिति या गति में बदला। टीचिंग एड्स बदल सकते हैं। आज हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, चलो बच्चों कल हम प्रोजेक्टर पे पढ़ेंगे, तो जिससे कि क्लास का माहौल थोड़ा सा सही बना रहे, बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे, किसी भी तरीके से उन्हें बोरियत ना आए। तो ये होता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। What do you mean by रेफरेंस बुक? देखो रेफरेंस बुक आपने यूज की होंगी 10th क्लास में, जैसे रेफरेंस बुक यूज करते हैं कि एनसीईआरटी तो हमें मैथ की मिल रही है, उसके साथ हमने कोई आर डी शर्मा सोल्व कर ली, एस चांद सोल्व कर ली। 11th क्लास में हमने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम एस चांद पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की रेफरेंस बुक होती है। या फिर पहले के टाइम पे हम कैसे यूज करते थे रेफरेंस बुक की, कोई वर्ड हमें समझ नहीं आया तो हम डिक्शनरी में चले गए, कोई डेफिनेशन हमें समझ नहीं आई तो हम गूगल पे चले गए। तो ये होती है रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक क्या है? टाइप ऑफ बुक दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम रेफरेंस बुक की तरफ जाते हैं। जैसे आप लोगों की ही अब बात मैं कर रही हूँ, जैसे अब आप लोग के नोट्स रेडी करने होते हैं तो आर लाल भी देख सकते हैं, दूसरी बुक भी देख सकते हैं, एसके गुप्ता भी देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं। गूगल है, विकीपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया है। देखो ये तो डिक्शनरी हो गई, जो मैनुअल हो गए, हाथ में हम खोल के पेज पलट के देख सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में गूगल भी है, गूगल है, एनसाइक्लोपीडिया है, तो इस तरीके के मैनुअल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। देखो अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट यानी आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं 12th क्लास में, आपके 10th क्लास में 95% आ रहे हैं, तो ये क्या है? आपका अचीवमेंट है कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या आपके अंदर स्किल है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे मीजर करते हैं अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा।
ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है, किसी विषय में अध्ययन के बाद विद्यार्थी की ज्ञान कौशल की जांच करता है। 4 क्वालिटीज बतानी है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, पहले ये बता दूं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कि ऐसा टेस्ट जो सभी के लिए लागू हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अब सीबीएसई बोर्ड है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं सभी में सेम पेपर आता है। भाई एक ही पेपर की तो कॉपी जाती है सारे स्कूल में, सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर होता है। तो यानी स्टैंडर्ड सभी के लिए प्रमाणीकृत है, सभी के लिए सेम है। दूसरा यूपी बोर्ड का पेपर है, तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं सभी जगह सेम पेपर जाएगा। इसी तरीके से चलो बीएड का बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं। तो यूपी बीएड अगर आप कर रहे हैं तो जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, सभी में सेम पेपर जाएगा। तो इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग सारे लोग देखेंगे, इसे 10,000 20,000 बच्चे देख सकते हैं, तो सबके सेम क्वेश्चन यही रहेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं। तो इसकी 4 क्वालिटी बतानी है। अब ये शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ। 4 क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और उपयोगिता। यानी कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो उसके अंदर 4 गुण होने चाहिए। पहला रिलायबिलिटी, पहले हम वैलिडिटी को पढ़ते हैं। तो वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी होता है जिस सब्जेक्ट का पेपर हो वही चीज आपकी मेजर करे, यानी जिस चीज के लिए बना हो वो मेजर करे। जैसे कि आपका कोई मैथ का पेपर है, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन अगर दिए गए हैं तो वो क्या है, टेस्ट वैलिड। अगर मैथ के क्वेश्चन में मैथ के पेपर में हिंदी के क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाए, एसएसटी के क्वेश्चन आ जाए, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर सेम जिस चीज के लिए बना है वो चीज मेजर कर रहा है तो वैलिड है। रिलायबिलिटी क्या होता है कि एक टीचर चेक करे कॉपी को, 2 टीचर चेक करें, सेम आपका स्कोर आ रहा है, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। तो यानी सेम स्कोर आ रहा है तो वो पेपर क्या है, रिलायबल है, विश्वसनीयता। ऑब्जेक्टिविटी यानी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 1 वर्ड जिसमें क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं। तो इसमें जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वैसे तो एग्जामिनर करता नहीं, मशीन से कॉपी चेक होती है। एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करने लगे तो वो अपना पर्सनल बायस यानी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखेगा कि अच्छा इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो 2 नंबर फालतू दे देता हूं, अच्छा इसने तो फ्लो चार्ट बनाया इसको 3 नंबर फालतू दे देता हूं। तो अपना पर्सनल बायस वो नहीं रखेगा। तो जिसमें पर्सनल बायस नहीं होता तो वो पेपर क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यूजेबिलिटी यानी पेपर ऐसा होना चाहिए जो हमारे यूज आए, है ना, उपयोगिता हो, उपयोग हो। तो ये इसकी 4 क्वालिटी है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। 4 मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी योजना विधि के 4 गुण लिखने हैं। तो भाई अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बच्चों की जो सक्रिय अधिगम है, एक्टिव लर्निंग है, उसको बढ़ावा मिलता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। और टीम में अब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मिलजुल के तो बनाएंगे 4-5 बच्चे, तो यानी टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलता है। और जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है और एप्लीकेशन भी बढ़ती है। आप देखो, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप अपना पूरा दिमाग लगा देंगे कि क्या इसमें ऐसा किया जाए कि यूनिक हो, अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण क्या होता है। तो कंटेंट एनालिसिस एक मेथड है स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक टू आइडेंटिफाई की कंसेप्ट, थीम्स एंड स्किल्स। यानी किसी भी कंटेंट को एनालाइज करना, देखना। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु जो उसके अंदर चैप्टर दिए गए हैं, सारी चीजें हैं, उनका अध्ययन और विश्लेषण करने की एक विधि, यानी पूरी बुक को एनालाइज करना। जैसे कि हमने कोई बुक ली या आप लोग नोट्स लेते हैं तो बहुत बार नोट्स में मिस्टेक भी निकल जाती है, कोई एक आधी मिस्टेक निकल जाती है। तो आप क्या पूरे नोट्स को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद आपने कहा कि दीदी ये क्वेश्चन इसमें कुछ गलत लग रहा है, हाँ ठीक है, मैंने बोला कि हाँ भाई ये गलत हो सकता है। तो यानी आपने क्या किया, पूरे कंटेंट को एनालाइज किया। बहुत बार मिस्टेक हो भी जाती है क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ये जिससे मुख्य अवधारणाएं, विषय और कौशल पहचाने जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। 4 को करिकुलर एक्टिविटीज बतानी है दैट आर हेल्पफुल इन लर्निंग कॉमर्स, यानी 4 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उल्लेख कीजिए जो कि वाणिज्य के अधिगम में सहायक होती हैं। तो कॉमर्स क्लब एक्टिविटीज करा सकते हैं, कोई भी बिजनेस फेयर करा सकते हैं जिससे बच्चों को बिजनेस की नॉलेज हो जाए, कोई एग्जीबिशन इस तरीके का। एजुकेशनल टूर ले जा सकते हैं, लेकिन टूर कहाँ लेके जाएंगे, टूर लेके जाएंगे इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में या एमएनसीज में। रोल प्ले ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी वेबसाइट में लेन देन पर नाट्य रूपांतरण करेंगे, यानी कोई भी रोल प्ले करेंगे ट्रांजेक्शन को लेके।
4 प्रिंसिपल बताने हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। तो देखो करिकुलम कंस्ट्रक्शन आपसे चाहे पेडागोजी में पूछा जाए, चाहे सोशल साइंस में पूछा जा रहा है, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर आपको करिकुलम के प्रिंसिपल पूछे गए हैं तो सभी जगह वही होंगे, सेम प्रिंसिपल है इसके। प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस टू लाइफ, यानी जीवन उपयोगिता का सिद्धांत, यानी हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं पहले तो उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा रियल लाइफ के लिए यूजफुल होना चाहिए, यानी आपके जीवन में पढ़ा हुआ काम आए। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा कोस थीटा हमने पढ़ लिए, हमारे जीवन में कहीं वो उपयोग नहीं हो रहा है। तो यानी लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए और लाइफ के लिए भी यूजफुल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत, कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेंज करना है। अगर मानो कोई बच्चा है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, अब वो एग्जाम देने आ रहा है, वो क्लास में नहीं बैठ पा रहा, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जहां वो बैठने में सुटेबल है वो ही अरेंजमेंट उसके लिए करेंगे। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे अप्लाई हो रहा है, समझ गए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण, समाकलन, ये हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, समाकलन का सिद्धांत। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, इंटीग्रेट यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। लर्नर सेंटर्ड यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए करिकुलम, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो, छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम होना चाहिए। दो अप्रोचेस बतानी है बुक कीपिंग टेक्निक की। तो बुक कीपिंग कॉमर्स में होता होगा, भाई मेरे पास कॉमर्स नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जो मेरे पास थी नॉलेज वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जिसे हम ब्रिटिश अप्रोच बोलते हैं, पारंपरिक पद्धति ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। तो दिस अप्रोच क्लासिफाई अकाउंट, इसमें जो खाते होते हैं उन्हें 3 तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, यानी व्यक्तिगत खाते, लेने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें, ठीक है। वास्तविक खाते, जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। नॉमिनल अकाउंट यानी सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करें। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसे हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी संपत्ति, देनदारी और पूंजी। तो इसमें ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है, उसका इफेक्ट देखा जाता है इस इक्वेशन पे। इट क्लासिफाइज अकाउंट एज एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, यानी संपत्ति, देनदारी जितनी भी होती है, पूंजी, आय और व्यय। अब 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, किसी भी उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण क्या होते हैं। तो पहले हम टेस्ट की प्लानिंग करेंगे कि कैसे टेस्ट होगा, क्या कंटेंट रहेगा, फिर टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि अच्छा इतने लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, हमने इसके अंदर 6 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 4 शॉर्ट हो गए, 4 वेरी शॉर्ट हो गए, इस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अच्छा ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने नंबर के, 8-8 नंबर के हो गए, ये 4-4 नंबर के हो गए, ये 1-1 नंबर, मतलब इस तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना कि कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कौन सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्रिटिकल इवेल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। आइटम को लिखेंगे कि कितने आइटम है, नंबर ऑफ आइटम। अच्छा इस पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन हमने दिए हैं। असेंबल द टेस्ट, टेस्ट को असेंबल करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे। प्री टेस्टिंग और आइटम एनालिसिस। प्री टेस्टिंग यानी पहले देखेंगे कि भाई ये सूटेबल है बच्चों के लिए, नहीं किसी एक बच्चे से करा सकते हैं, कुछ बच्चों से करा सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि ये टेस्ट सभी बच्चों के लिए सूटेबल है नहीं। अब जैसे कि 10th का एग्जाम आता है, 10th के एग्जाम आते हैं यूपी बोर्ड के, तो यानी उसमें उस पेपर को क्या है भाई बहुत सारे टीचर मिलकर बनाते हैं और टैलेंटेड टीचर होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे टेस्ट की, फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर आइटम्स को लिखेंगे कि कितने आइटम्स इसके अंदर हैं, फिर टेस्ट को इस तरीके से असेंबल करेंगे अरेंज लॉजिकल तरीके से कि शुरुआत में हल्के क्वेश्चन, फिर लास्ट में जाते जाते हार्ड क्वेश्चन है। एक मतलब कुछ ग्रुप पे उसे अप्लाई करके देखेंगे कि भाई ये टेस्ट सही है नहीं है, या फिर अपने आप ही आपस में एनालाइज भी कर सकते हैं। फिर फाइनलाइज करेंगे टेस्ट को, फिर स्कोरिंग देखेंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। देखो ये आ गया इस तरीके का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय। तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो देखो करिकुलम के अंदर सारी चीज आ जाते हैं, हमारे जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमारे जितने भी गोल है, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग एड्स हैं, जिन सामग्रियों के द्वारा पढ़ा रहे हैं वो भी सारी इसमें आ जाएंगी। टीचर, बच्चे सब करिकुलम का पार्ट होते हैं। करिकुलम पूरा पाठ्यचर्या होता है, पूरा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, किताबें भी, सब्जेक्ट भी, सारी सिलेबस भी, टॉपिक भी, टीचिंग एड्स भी, टीचिंग मटेरियल भी, रिसोर्सेज भी, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन सिलेबस क्या होता है, सिलेबस
होता है बुक का सिलेबस, किसी यूनिट का सिलेबस, तो स्पेसिफिक टॉपिक टू बी स्टडी इन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट पढ़ाने लगूं तो वो क्या हो गया, सिलेबस का पार्ट हो गया। करिकुलम ब्रॉडर लेवल पे काम करता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आती है ना भाई, सिलेबस भी आता है, एक्टिविटीज भी आती हैं, मेथड्स भी आते हैं, लेकिन सिलेबस क्या होता है, नैरो होता है, इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के। ये एजुकेशनल बोर्ड और करिकुलम कमेटी प्रिपेयर करती है करिकुलम को, लेकिन सिलेबस को टीचर बनाता है। टीचर आपको कहेगा कि अब जैसे आपके इंटरनल एग्जाम हुए होंगे है ना बीएड के, तो इंटरनल एग्जाम में आपको बताया गया होगा कि शुरुआत की 2 यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, तो ये टीचर प्रिपेयर करता है। इसका फोकस रहता है करिकुलम होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास पे फोकस करता है। समग्र विकास यानी इसमें आपके हर तरीके पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा स्कूल में एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं, फिजिकल पे, मेंटल पे, सोशल, इमोशनल, सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा कि सारी तरीके से बच्चे का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। सिलेबस में सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट हमें बच्चों को पढ़ाना है। 3 सजेशन देने हैं लेक्चर मेथड यूज करने के लिए, यानी भाषण विधि प्रयोग के लिए 3 सुझाव देने। लेक्चर मेथड क्या होता है कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और टीचर सामने से डाइस बोर्ड पे खड़ा हो गए, बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो 3 सुझाव क्या दे सकते हैं। अब लेक्चर मेथड बहुत पुराना हो गया, इसे हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ये पारंपरिक तरीका है क्योंकि हमारे पापा जब पढ़ते थे तब भी लेक्चर मेथड चलता था और बाबा के टाइम पे भी लेक्चर मेथड ही था, तो शुरुआत से लेक्चर विधि ही चल रही है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें हम विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं, यानी चार्ट्स, पीपीटी, जिससे कि जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग हो जाए, सारे बच्चों को मजा आने लगे, रोचक हो जाए। बच्चों को एंगेज करना है क्योंकि लेक्चर के बीच में बच्चों से क्वेश्चन पुट आउट करें, इससे क्या है ना तो क्लास में बोरियत आएगी और ना ही बस टीचर का ही एक्टिव रोल रहेगा, सबका रहेगा टीचर का। इसमें जो लेक्चर मेथड है ना, इसमें टीचर एक्टिव रहता है, लेकिन अगर हम इसे अच्छा बनाना चाहें तो हम इसमें बच्चे को भी एक्टिव कर सकते हैं। अब बच्चे को एक्टिव कैसे करेंगे कि क्लास के बीच में उससे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। कीप द लेक्चर स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी व्याख्यान को उद्देश्य पर केंद्रित और संरचित रखें, यानी लेक्चर को पूरे प्रॉपर तरीके से हमें अप्लाई करना है और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये पूरा होना चाहिए, हर एक बच्चे को ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो चाहे वो कैसे ही क्लियर हो, हमें क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। ये सजेशन हो गए। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता बतानी है। देखो एक अच्छा टेस्ट हो, चाहे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपसे पूछा जाए, उसकी क्वालिटी यही रहेगी कि एक अच्छा टेस्ट वैलिड होना चाहिए, यानी जिस चीज को पर्पस, जिस मेजर से मापा जा रहा है, जिस उद्देश्य से टेस्ट लिया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, यानी इट शुड मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, यानी परीक्षण वही मापे जो उसका उद्देश्य है। अब जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स की नॉलेज ही तो मापेगा कॉमर्स का पेपर, तो यानी ये वैलिड है। रिलायबिलिटी मैंने पीछे बताया कि अगर परिणाम हर बार समान होते हैं, यानी मापने पे समान आ रहे हैं, एक टीचर चेक कर रहे हैं तब भी सेम आ रहे हैं, दूसरे टीचर ने चेक किया तो भी सही आ रहे हैं, तो रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी, अपने पर्सनल बायस नहीं लगाने हैं कि व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हो, कि टीचर को ये नहीं, अब जैसे आपके बीएड के पेपर है इसमें टीचर बायस चलता है, यानी टीचर का पर्सनल बायस चलता है, उसे आपकी राइटिंग, फ्लो चार्ट, आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो टीचर ऐसे 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 पेपर चेक कर देगा। मानो किसी ने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है और राइटिंग इतनी बुरी है कि कीड़े मकोड़े लिख दिए बिल्कुल पेपर में, तो भाई उसके तो नंबर कट नहीं कटने हैं। तो ये भी देखना है, यानी टीचर का कोई बायस ऑब्जेक्टिविटी में नहीं रहता। ऑब्जेक्टिव पेपर कौन सा होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो यानी एक अच्छा टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। यूजेबिलिटी यानी उपयोगिता, यानी प्रयोग होना चाहिए, मूल्यांकन और व्याख्या में सरल हो, जिसे कि इजी टू एडमिनिस्टर, यानी जल्दी से चेक हो सके। अब ऑब्जेक्टिव पेपर ही जल्दी से चेक हो जाता है। थ्योरी बेस्ड, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है तो इसे टाइम भी तो लगता है चेक होने में, है ना, 32 पेज की 28 पेज की कॉपी में टाइम लगेगा चेक होने में। राइट 4 एसेंशियल आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स फॉर गुड कॉमर्स लाइब्रेरी। जो कॉमर्स की लाइब्रेरी होती हैं उसके हेतु 4 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ बुक उसके अंदर होने चाहिए, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और जर्नल्स होने चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए प्रॉपर इंटरनेट के साथ, और ऑफिस स्टेशनरी जैसे फाइल्स, रजिस्टर्स और कैलकुलेटर। 4 सजेशंस बताने हैं टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ कॉमर्स। अब चाहे कॉमर्स की बात करो, ये क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में ज्यादातर पूछा जाता है कि आज के टाइम में जो करिकुलम चला हुआ है इसमें कौन से डिफेक्ट हैं जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। इसके बारे में 4 सुझाव देने हैं। तो सिलेबस को अपडेट कर सकते हैं इंडस्ट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे एमएनसीज में जाते हैं तो एमएनसी में आपकी थ्योरी इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्क करती है कि आपने एक्सपीरियंस कितना लिया है, आपको चीजें आती कितनी है प्रैक्टिकली। तो इंडस्ट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग सिलेबस को अपडेट किया जाए।
बच्चों को ट्रेनिंग ज्यादा कराया जाए। देखो मैं बार वही कह रही हूँ ना, मैंने मतलब नेक्स्ट लाइन देखी नहीं थी कि बच्चों को ट्रेनिंग कराया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग करेंगे तो उन्हें काम आ जाएगा। और सब जगह आपका काम देखा जाता है, आपकी थ्योरी या नंबर मैटर नहीं करते, आपका ज्ञान मैटर करता है, आपने प्रैक्टिकली चीजों को कितना इंप्लीमेंट किया है। एड सब्जेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल फाइनेंस, यानी उद्यमिता और डिजिटल वित्त जैसे विषय जोड़े जाएं, जिससे कि आने वाले बच्चे भी एंटरप्रेन्योर बन सकें। केस स्टडी की जाए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज किए जाएं टीचिंग के अंदर। 4 क्वालिटीज ऑफ गुड कॉमर्स टीचर, चाहे कॉमर्स टीचर यहाँ पूछा जाए चाहे सोशल साइंस टीचर हो, तो एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है, तो उसे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। गुड कॉमर्स टीचर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें सोशल साइंस भी पूछा जाता तो उसमें हम लिखते कि टीचर को सोशल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर इंग्लिश में वो बच्चों को समझाए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि उसके जो बोलने का तरीका है एक तो सरल होना चाहिए और एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो टिपिकल टॉपिक, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी इजी बना दे। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, नहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी रियल लाइफ बिजनेस या रियल लाइफ थ्योरी में वो अपने आप को रिलेट कर पाए या अपडेट कर पाए या चीजों को अप्लाई कर पाए। ट्रेंड के साथ अपडेट होना चाहिए। अब जैसे कि आज के टाइम में ट्रेंड है आईसीटी का, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो मस्ट स्टे अपडेटेड विद करंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेवलपमेंट। टॉप 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन बाय ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी लॉन्ग में पूछी जाती है, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसमें 3 पक्ष हैं। एक क्या है, पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरी जो है 3 तरीके से डिवाइड है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कहीं तो आपसे साइकोमोटर पूछ लेगा, कहीं आपसे अफेक्टिव पूछ लेगा और कहीं आपसे कॉग्निटिव पूछ लेगा। तो इन्होंने कॉग्निटिव पूछ लिया गया है और कॉग्निटिव में इन्होंने टॉप 3 पूछा गया है, टॉप 3 क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो हम पूरी कॉग्निटिव डोमेन को अगर डिजाइन करें, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये पूरी है। अगर लोअर ऑर्डर पूछा जाए तो नीचे से चलेंगे, हायर ऑर्डर पूछा जाए तो ऊपर से चलेंगे। अब इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन पूछे हैं, तो शुरुआत तो नीचे से होती है। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। राइट डाउन 2 डिफरेंस बिटवीन वेबिनार एंड सेमिनार। वेबिनार और सेमिनार में क्या डिफरेंस है? तो वेबिनार जो है वो ऑनलाइन होता है और सेमिनार आपके कॉलेजेस में भी होता होगा। आपने सुना भी होगा कि सारे बच्चे सेमिनार हॉल में चलो, ये तो सुना ही होगा अगर सेमिनार में नहीं अटेंड किया है। तो सेमिनार हॉल में सारे बच्चे चलिए। तो सेमिनार क्या है, ऑफलाइन होते हैं, यूजुअली इन फिजिकल वेन्यू, यानी जहां पे सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, पर्सनल होता है। लेकिन वेबिनार जो है वो पर्सनल नहीं होता, इसमें लिमिटेड इंटरेक्शन होता है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। 2022 का पेपर है, वेरी शॉर्ट। अफेक्टिव डोमेन, देखो इसमें अफेक्टिव डोमेन पूछ लिया, वहां पे क्या पूछा गया था, कॉग्निटिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में पहला रिसीविंग, सेकंड रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइजिंग। और ये क्वेश्चन कैरेक्टराइजिंग का मुझे लगता है कल भी पूछा गया, कल शायद पेडागोजी ऑफ मैथ के पेपर में क्वेश्चन आया। 4 मेथड्स ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड क्या होता है? लेक्चर मेथड के 4 गुण बताने हैं। तो भाई कम टाइम में ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो लार्ज सिलेबस कवर करेगा, बड़े ग्रुप को हम पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक और सिंपल हम यूज कर सकते हैं इसे। टीचर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इफेक्टिवली कंटेंट को प्रेजेंट कर सकता है। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल दोबारा आ गया, तो इसमें हम वॉइस को मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, गेस्चर्स चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। 4 इक्विपमेंट बताने हैं कॉमर्स रूम के, तो कंप्यूटर विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ऑफिस फाइल्स और लेजर बुक्स। रेफरेंस बुक हमने पीछे पढ़ लिया है कि किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फैक्ट के लिए हमें किसी बुक को देखना पड़े, कवर करना पड़े, जैसे एनसाइक्लोपीडिया। कंटेंट एनालिसिस पीछे पढ़ लिया कि कंटेंट को एनालाइज करना, समझना, उसके स्ट्रक्चर को, उसके स्कोप को और किसी सब्जेक्ट मैटर की डेप्थ को समझना। प्रिंसिपल हम पीछे पढ़ चुके हैं, और भी प्रिंसिपल, चाइल्ड सेंटर, यूटिलिटी यानी यूज हो सके। यूटिलिटी क्या होता है कि जो बचा हुआ टाइम है उसे आप यूज कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पीछे आपको बताया है, इंटीग्रेशन भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। अचीवमेंट टेस्ट पीछे पढ़ चुके। असेंशियल आर्टिकल्स फॉर गुड कॉमर्स लाइब्रेरी, तो वाणिज्य पुस्तकालय हेतु 4 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो रेफरेंस बुक हो सकती है, बिजनेस मैगजीन या न्यूज़पेपर हो सकते हैं, जर्नल, अकाउंटिंग और कॉमर्स टेक्स्ट बुक या कंप्यूटर बहुत अच्छे इंटरनेट के साथ। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता क्या होते हैं? वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। कॉमर्स एजुकेशन की विशेषता बतानी, सेम पीछे जो हमने शुरुआत में सबसे पढ़ा था।
दो अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण के दो दृष्टिकोण लिखिए। एक तो फिलोसॉफिकल अप्रोच हो सकता है, सेकंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच हो सकता है। फिलोसॉफिकल अप्रोच में हम फिलोसफी क्या होती है, किसी की वैल्यूज और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस्ड होती है। सोशियोलॉजी समाज की नीड पे बेस्ड होती है, समाज की नीड और समाज की एक्सपेक्टेशन क्या है। दोबारा से पूछ लिया है करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है उसके प्रिंसिपल पूछने, तो कोई भी 4 प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। लेक्चर मेथड हो गया। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिस्कशन, यानी चर्चा के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो डिस्कशन क्या होता है, जैसे बातचीत हम करते हैं तो इसमें एक्टिवली भाई डिस्कशन तभी तो होता है, ऐसा थोड़ी है कि एक इंसान तो चुप बैठा दूसरे बोला जा रहा है, नहीं, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन की कोई बाउंडेशन ना हो कि इतने वर्ड में तुम्हें बोलना है, नहीं। डिस्कशन होता है जैसे हम घर में डिस्कशन करते हैं, तो यानी ओपन कम्युनिकेशन हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो, टाइम मैनेजमेंट हो। विजुअल एड्स क्या होता है, नाम से पता चला है दृश्य सामग्री। भाई विजुअल एड जिसे हम देख सकते हैं, तो देख क्या सकते हैं, देख के हम किससे पढ़ते हैं, तो बुक से देख के पढ़ेंगे, चार्ट से देख के पढ़ेंगे, मॉडल से देख के पढ़ सकते हैं, वीडियोस को देख के पढ़ सकते हैं, है ना, खाली वीडियोस एनिमेशन वीडियोस को देख के पढ़ सकते हैं। तो ये होते हैं विजुअल एड्स। एक गुड चार्ट की विशेषता क्या होती है, एक अच्छा चार्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल डिजाइन होना चाहिए और टॉपिक से मिला जुला हो। 2 तरीके का ब्लैक बोर्ड पूछा है, तो एक तो फिक्स ब्लैक बोर्ड जो एक जगह टंग गया तो टंगी गया, दूसरा क्या है पोर्टेबल, चल यानी यहाँ से उतार के दूसरी जगह ले गए, जहां भी हम पढ़ा रहे हैं वहीं पे पढ़ा दिया हमने उसे रख के। ओवरहेड प्रोजेक्टर की मेरिट्स बतानी है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की कैन प्रोजेक्ट लार्ज कंटेंट क्लियरली, यानी बड़ी सामग्री को स्पष्ट रूप से दिखा सकता है, आपका टाइम बचाएगा और एफर्ट्स भी बचाएगा। जो ड्राइंग करने में बोर्ड पे टाइम लगता था ना, तो उसमें तो सारा पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा। टेक्स्ट बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक होती है कि स्टैंडर्ड बुक होती है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काम आती है और करिकुलम के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। इसके अंदर जो कंटेंट होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रहता है, एजुकेशनल जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनसे मिला जुला होता है। इसमें रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, एग्जाम्पल्स भी होते हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर है कि 4 मेरिट्स बतानी है लेक्चर मेथड की, तो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। तो लेक्चर मेथड क्या है, बड़े ग्रुप को हम पढ़ा सकते हैं, लार्ज ग्रुप को पढ़ा सकते हैं, समय बचाएगी, एफिशिएंट होगी, इसमें हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, बच्चे इससे नोट्स बना सकते हैं। जैसे आप लोग जिन्होंने कॉलेज अटेंड किया होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप छोटे मोटे नोट्स बना रहे हैं रफ कॉपी में। 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो प्रोजेक्ट विधि में प्रयुक्त परियोजनाओं के प्रकार बताइए। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट जिसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, आर्टिस्टिक कोई इसमें कला यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो सकता है। बुक कीपिंग हमने पीछे पढ़ लिया, स्टिमुलस वेरिएशन भी पढ़ लिया है। नोट डाउन 4 टीचिंग एड्स दैट हैव बीन बिकम एब्सोल्यूट नाउ, यानी अब अप्रचलित हो चुके 4 शिक्षण सहायक उपकरण लिखिए। स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म जिनका नाम भी अब सुनने के लिए नहीं मिलता, स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं सुनते हम, फिल्म स्ट्रिप, फ्लैनल बोर्ड्स, ओपेक प्रोजेक्टर, ये अब नहीं मिलते सुनने के लिए। अब तो स्मार्ट बोर्ड आ चुका है ना, स्मार्ट बोर्ड आ गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं आजकल, अभी भी चल रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इस तरीके से, और स्मार्ट बोर्ड तो आ ही गया, बस ये इन्हीं चीज़ों से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इस तरीके से टेक्निक से हम पढ़ा रहे हैं। 2 बेसिक डिफरेंस बताने हैं यूनिट प्लानिंग में और रिसोर्स प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग क्या होती है, यूनिट यानी बुक की जैसे पहली यूनिट है, उसके अंदर 2-3 चैप्टर है, तो उसकी पूरी प्लानिंग करना। रिसोर्स क्या होता है, संसाधन जैसे पढ़ाने में जो चीजें काम आ रही हैं, या उसमें कोई इक्विपमेंट्स हो सकता है, टीचर हो सकता है, यानी पूरे संसाधन होने चाहिए स्कूल के अंदर। तो यूनिट प्लानिंग फोकस करती है लेसन कंटेंट पे, रिसोर्स प्लानिंग फोकस करती है मटेरियल पे, ठीक है, यानी संसाधन पे। यूनिट प्लानिंग टीचर सेंटर्ड होती है, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर सबका सपोर्ट है तभी तो हम रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। 1 कॉमर्स टॉपिक विद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स, वाणिज्य के एक विषय पर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करें। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट। स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन, और ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि अचीवमेंट टेस्ट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका एक स्टेप्स बताने हैं। Why do you need a separate commerce room in your school, यानी विद्यालय में वाणिज्य कक्षा की आवश्यकता क्यों है, वाणिज्य क्लासरूम की, कक्षा की। तो इससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम ले सकते हैं कॉमर्स के जितने भी टूल्स टेक्निक्स हैं। स्पेस फॉर चार्ट मॉडल और एग्जिबिट्स, यानी चार्ट मॉडल और प्रदर्शनी के लिए स्थान मिल सकता है। बिजनेस साइमुलेशंस, यानी आर्टिफिशियली हम बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि जो ये बिजनेस का गुण है वो डेवलप हो जाए। गुण यानी कला, स्किल, कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, पता चल रहा है कस्टमर थोड़ी बार्गेनिंग कर रहा है और गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, है ना, तो ये स्किल भी होनी चाहिए। इनहेंस इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी सहभागिता युक्त शिक्षा को बढ़ावा। बिल्ड अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी पेशेवर वातावरण का निर्माण।
टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन पूछ लिया गया, तीनों पूछ लिए, पहले कोग्निटिव पूछा, फिर अफेक्टिव पूछा, अब पीछे की तरफ जैसे चल रहे हैं फिर साइकोमोटर पूछ लिया। तो साइकोमोटर भी दो लोगों ने मिलकर दिया, एक तो सिम्पसन ने दिया है और दूसरे एक और उन्होंने दिया है, तो सबका अलग अलग दो है इसमें। तो पहला क्या, परसेप्शन सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अब 2016 का पेपर देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन टीचिंग कॉमर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हमने पीछे पढ़ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट और ग्रुप प्रोजेक्ट। दो विजुअल एड्स बताने हैं, विजुअल एड्स यानी जिन्हें दिखा के पढ़ा सकें, देख के पढ़ सकें, जैसे चार्ट है, ग्राफ है, मॉडल हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने हैं, दो ट्रू फॉल्स बताने हैं ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन 2016 में आते थे, अब नहीं आते, कि अपनी तरफ से कोई भी ट्रू फॉल्स बनाइए और पूछिए कि सेविंग अकाउंट जो है वो ब्याज देता है तो ट्रू है, करंट अकाउंट जो है बच्चों के लिए होता है, नहीं भाई, करंट अकाउंट जो होता है ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं। दो डिफेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बताने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, फिलअप होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं। मेरी राइटिंग पे मत जाना, यहाँ यही ऐसी आ रही है, वैसे ठीक है। दो डिफेक्ट बताने हैं, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, रॉट मेजर रॉट मेमोरी मोर देन अंडरस्टैंडिंग, यानी इसके अवगुण बताने हैं। तो भाई इसमें बच्चा रट के जाता है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था, कल परसों की शायद वीडियो में, कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब दोनों बच्चे पढ़ के गए हैं, लेकिन एक बच्चे को एक क्वेश्चन कम आता है, एक को एक क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब सिलेक्शन की बात है एक क्वेश्चन की, अब उसने इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया और इसने भी इस क्वेश्चन में तुक्का लगाया, एक का तुक्का सही निकल गया तो इसको जॉब मिल गई, दूसरे का तुक्का ठीक नहीं निकला तो इसको जॉब नहीं मिली। तो यानी ये किस पे बेस्ड होता है, गैसिंग पे बेस्ड होता है, गैस करने पे बेस्ड होता है। दूसरा, इसमें रट्टे पे ध्यान दिया जाता है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होती, इसमें रट्टाफिकेशन होता है, रट के जा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, ये एक तरीके से लक बेस्ड ही होता है। वाणिज्य में किसी विषय पर दो मिलान के प्रश्न बताओ, अब अपने तरफ से बताने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो 2016 में ही पूछे गए, उससे बाद में नहीं पूछे गए। तो एसेट अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवेन्यू अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। दो एडवांटेज बताने हैं डिस्कशन मेथड के। तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है, बच्चों का एक्टिवली सब पार्टिसिपेट होते हैं, उनकी आलोचनात्मक सोच इंप्रूव होती है। दो कंप्लीशन टाइप आइटम्स बताने हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की। कंप्लीशन टाइप होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसे हम फिलअप बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड घटेगी, है ना। सप्लाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दो ऑब्जेक्टिव बताने हैं कॉग्निटिव डोमेन के। देखो कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है, कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। उसके दो उद्देश्य बताने हैं। तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, यानी अवधारणाओं की समझ विकसित करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना, क्योंकि इसमें पहले क्या करते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान विकसित करता है, बच्चा पहचानता है किसी चीज को। फिर क्या है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, फिर समझ विकसित करता है, यानी चीजों को याद करता है। फिर एनालाइज करता है, एनालाइज यानी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को तोड़ के देखता है। फिर सिंथेसाइज, सारी चीज को जोड़ के देखता है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ होम असाइनमेंट स्टेप इन लेसन प्लानिंग, यानी पाठ योजना में गृह कार्य चरण का महत्व बताइए, यानी जो होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क क्या है, रीइंफोर्स लर्निंग, एलो प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी हैबिट डेवलप होती है और बच्चे मूल्यांकन में मदद करते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं अपना। तो अगर हम घर के लिए बच्चों को काम देते हैं तो इससे पुनर्बलन, यानी अगर वो काम अच्छा करके लेके आ रहे हैं तो हम उन्हें स्टार भी दे सकते हैं, वेरी गुड दे सकते हैं, तो इससे पुनर्बलन मिल सकता है। प्रैक्टिस वो करके आएंगे घर से, सेल्फ स्टडी की हैबिट उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, और हेल्प इवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कितनी उन्हें समझ है उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। राइट अबाउट कॉमर्स लाइब्रेरी इन 20 वर्ड। देखो 2016 में ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे ही क्वेश्चन अजीब से हैं कि वाणिज्य पुस्तकालय के बारे में 20 शब्दों में लिखिए। तो कॉमर्स लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हो, जैसे कि बुक्स हो, जर्नल्स हो, चार्ट हो, स्टडी मटेरियल हो, जिससे कि व्यापार की नॉलेज बढ़ सके, बिजनेस की नॉलेज बढ़ सके और इकोनॉमिक्स की नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये कॉमर्स के वेरी शॉर्ट हमने कर लिए हैं, मैराथन भी मैं लेके आऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।